Yes, good evening, all of you. I hope you can hear my sound. Okay, so चलो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट विद द रेगुलर लेवल। ठीक है। महेश सर ने आपको जो मॉर्निंग के लेक्चर्स जब चल रहे थे तो उसके अंदर मुझे लगता है अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश किया है नहीं। तो उसके अंदर आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है तो वो देखे हैं। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन what important concepts we have studied in electrostatics so that we can turn them up into the JNET level। तो मतलब उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो और उसको कैसे सॉल्व करना होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ वाले जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे फटाफट। ठीक है। तो उसमें एक सबसे पहले एक बात हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो बिल्कुल ग्रेविटेशन के साथ रिलेटेड है। मतलब ग्रेविटेशन के अंदर तुमने जो कंसेप्ट स्टडी किए हैं वो फिर से आपको रिपीट हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर क्योंकि द नेचर ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो तो बोथ ऑफ दिस फोर्सेस बिहेव इन द सेम वे। most of the things are very common, very much common between the both of these forces, gravitational force and electrostatic force. So that's why when we study electrostatics it is actually one type of revision of gravitation, and when we study gravitation it is just like a building the concepts in the electrostatics actually। तो दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री है बिल्कुल। तो ये हम समझ सकते हैं, ये अच्छी तरह से याद रखो। ठीक है। और उसमें अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वो हम अभी देखेंगे फटाफट। सबसे पहले बात आती है कि whenever we talk about the electrostatics तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, राइट। चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड what are the questions based on the concept of charge we have to understand now। so basically क्या होता है कि चार्ज इज अ ability or the property in a material due to which it can attract other charged particle, ठीक है, or repel other charged particle। and all of you know that there are two types of charges, positive and negative, and there is a repulsive force between the two positive charges or negative charges, that means in like charges, and there is a attractive force there between the two unlike charges, that means one positive and one negative charge always attract each other। but basically ये चार्ज आता ही कहाँ से है, हाउ द बॉडीज गेट चार्ज्ड। सो उसके लिए देखा जाता है कि देर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज द कंडक्शन, सेकेंड इज इंडक्शन, एंड द थर्ड इज फ्रिक्शन। these are the three methods which are used to charge a body। what is it? See, conduction, the second is induction, and the third is friction। okay, I hope सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो कंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंडक्शन? इफ सपोज देयर इज अ मेटल स्पीयर, ओके, एंड सपोज इट इज न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? whenever any metal sphere or any non-metal also contains the electrons and protons, correct है? They contain charges actually। so every atom, we have already learned it in the 10th standard or even 11th standard also, that every atom has a positive nucleus which is surrounded by the electrons which are revolving around this nucleus। so इस तरह से हम देखते हैं कि every atom contains protons and neutrons and electrons also, करेक्ट है। एंड इवन उससे भी आगे जाके देखा जाता है कि जैसे कि प्रशांत बोल रहा है कि देर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी द सेम एग्जैक्टली, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस एटम इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ सोडियम एटम, then sodium atom contains 11 proton at the nucleus। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके 11 प्रोटॉन्स है, बट एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो देयर। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? इफ यू जस्ट कंसिडर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल जो होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब टोटल कितने हो गए? देखो 2 + 8 + 1 मतलब 11 हो गया। तो 11 प्रोटॉन्स
and 11 electrons. All these 11 electrons has negative charge, and these protons have positive charge. So there is a positive charge of plus 11 and negative charge of minus 11, and that's why both of them just cancel each other, and that's why this atom as a whole is supposed to be neutral. So atom neutral होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, चार्जेस है, लेकिन हर एक एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली उतने ही पॉजिटिव चार्जेस है जितने नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी न्यूट्रल. ओके, तो अभी उसमें होता क्या है कि देखो ठीक से कि अगर सपोज एक सोडियम एटम है, so if this sodium atom has one electron in the last outermost shell, then it becomes a free electron. This electron particularly does not belong to any one of this atom. इस एटम के साथ ही वो बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि it will belong to the whole crystal, the whole metal sample, and that's why this electron is very much free to move anywhere in the volume, and that's why it is called as the free electron. Remember, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. अभी जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में कंडक्शन पॉसिबल है. देखो ठीक से, ये कंडक्शन और इंडक्शन, ये दो जो मेथड्स है, फर्स्ट जो दोनों मेथड्स हमने यहाँ पे बताए हैं, तो दीज टू मेथड्स आर वैलिड only for a substance which contains free electrons, that means metals. Okay, so if we have a sphere and suppose we connect a positive terminal of this cell to this sphere and negative terminal of the cell is just not connected anywhere, it is just, we can suppose it is earth. Okay, उसको अर्थ करके रख दिया है हमने. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि this positive terminal will just attract all the electrons from this metal, right? And since all the electrons are pulled up here and they are attracted by this positive terminal, and they will just sent to the ground or just be collected there. Because of that, just अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे. ये हमको समझना है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया. Electrons has been extracted from this metal sphere, and that's why this sphere acquires a positive charge, and it acquires as much positive charge as many electrons are just extracted from this, right? So जितने electrons यहाँ से निकल जाएंगे उतने positive charge extra हो जाएगा, और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये sphere जो है, तो इस sphere के ऊपर positive charge form हो गया इस तरह से. In other words, if suppose we have another sphere like this, and suppose we connect a negative terminal of the battery to this, तो देखो अभी ये बैटरी है, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, so as soon as it connects this negative terminal here and the positive terminal is not connected anywhere. ठीक है, अगर हम ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उठा के अगर दूसरा एंड अगर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो there will be a current. Okay, there will be a current flowing through this whole system, and that will not be under electrostatics, but it will fall into the current electricity, because in electrostatics we study the charges at rest only. जो charges rest पे होते हैं उनके बारे में ही हम study करते हैं. So that's why we can see if the negative terminal is connected, what happens is this negative terminal is just like a source of electrons. It has plenty of electrons collected there, and because of that it pushes some electrons in this sphere, and these electrons just get distributed along the surface of this metal sphere, and that's why we say that a negative charge has been formed on this surface here. Where these electrons come from this battery. This battery provides the electrons, excess of electrons, and that's why those electrons just get acquired here. And if we just disconnect this battery battery from the sphere, then these electrons will just remain there, and hence we can say that this sphere has been charged in this way. इवन यहाँ पे भी हम जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो निकाले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर के इधर ही रह जाएंगे, बैटरी के अंदर ही रह जाएंगे, और उसकी वजह से इस पेयर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैसे ही बना रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं दिस इज चार्ज्ड. ओके, दिस इज द मेथड इन विच द स्फीयर्स आर चार्ज्ड. ओके, मेटल स्फीयर्स आर चार्ज्ड. रिमेंबर, दिस मेथड विल बी वैलिड ओनली फॉर मेटालिक स्फीयर्स एंड नॉट फॉर नॉन मेटालिक स्फीयर्स. बैड कंडक्टर्स को ऐसा चार्ज नहीं कर सकते. बैड कंडक्टर को कितना भी हम
बैटरी कनेक्ट करके रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है मेटल्स के लिए ही काम करता है। इंडक्शन, दिस इज द सेकेंड मेथड वी कैन सी हियर। व्हाट इज इंडक्शन? इफ सपोज वी हैव अ प्लेट, सपोज ये एक प्लेट है हमारे पास, और समझो कि एक रॉड जो है जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है, suppose this is the rod which is already charged with a positive charge, suppose for example इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, और अगर हमने इसको इसके साथ नजदीक लाया तो क्या होगा कि इस प्लेट के अंदर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड ऑन द टॉप सरफेस, एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है दे विल जस्ट गेट रिपेल्ड by this positive charge, and they will be collected on the opposite side of this plate here. Now if we just earth this plate, अगर हम इस प्लेट को अर्थ करेंगे, अर्थ करना मतलब उसको अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड इज सपोज टू बी जीरो लेवल, ठीक है, जीरो लेवल पोटेंशियल का ये सरफेस है, उसके साथ अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्जेस, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज विल जस्ट एस्केप अवे थ्रू दिस अर्थिंग, ये अर्थिंग की वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे निकल जाएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, बल्कि उल्टा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचे आएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जब नहीं रहेगा तो उसको ही हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हैज बीन escaped to the ground like this, and once this positive charge just get escaped, okay, and now if we just disconnect this from earth, okay, इसको हमने अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स है वो भी जो हमने यहाँ पे नजदीक लाया था वो भी हमने अगर दूर लेके गए, तो उससे क्या होगा कि ऑल दिस नेगेटिव चार्जेस विल जस्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस होल सरफेस ऑफ दिस बॉडी इन दिस वे। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह से, और ये पूरा बॉडी जो है वो एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। So this method is also called as the method of induction. What we have done here is we just connect a metal sphere or metal body with the earth, and we bring a positive charge near this body. So automatically opposite charge will be just formed on this ring or this body. And opposite जो यहाँ पे जो चार्ज हम लेके आते हैं, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने लाया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भाग जाएगा, ठीक है, अर्थिंग की वजह से वो नीचे एस्केप हो जाएगा। वंस दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स एस्केप्ड, वी कैन जस्ट डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम बैटरी एंड वी कैन टेक अवे द पॉजिटिव चार्ज आल्सो व्हिच वाज ब्रॉट टू इंड्यूस, and then we can see this negative charge to be formed on this metal conductor forever. तो ये जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर फॉर्म हो गया वो उसके ऊपर ही हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि इसके साथ हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तो डिस्कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस यहाँ पे नीचे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होगा, सपोज दिस इज द कंडक्टर विच इज टू बी चार्ज्ड, सपोज वी वांट टू चार्ज इट पॉजिटिवली, तो इसको अगर हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज का जो सोर्स है वो इसके नजदीक लेके आएंगे, ये समझो एक नेगेटिव चार्ज का एक सोर्स है, ठीक है, और जैसे हम इसको नेगेटिव चार्ज का सोर्स यहाँ पे लाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ सेपरेट हो जाएगा। एंड नाउ इफ वी जस्ट कनेक्ट इट विद द ग्राउंड, तो इसको अगर ग्राउंड करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, these electrons will find a easy path to flow at the low potential or zero potential, and that's why these electrons will just escape through the ground, through this wire to the ground, and that's why we can see that these electrons will just escape and negative charge, excess negative charge will just get repelled. And because of that, if we just disconnect it from the earth and also take this negative charge away, then all these positive charges will just get redistributed on this body, and hence we can say that this body has been positively charged in this way. So this is the method by which we can charge any conductor by positively or negatively by bringing it with the opposite charge, ठीक है, इसको अगर हमको पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर इसके नजदीक लाने का, सिर्फ नजदीक लाने का, टच नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए उसको इंडक्शन बोलते हैं। अगर टच कर दिया तो उसके ऊपर के जो चार्जेस है वो उसके ऊपर जस्ट पुश हो जाएंगे, इसको बोलेंगे कंडक्शन।
if the battery or if the source of charge is touched to the metallic conductor, then this process of charging is called as conduction. But if suppose the charged body is kept near or brought near another neutral body, which is earth connected, then it is just disconnected from the earth, and then the negative opposite charge gets formed on the second body, then this process is actually called as the method of induction without any physical contact. ओके हमने यहाँ पे इसको टच नहीं किया, बिना टच किए जस्ट एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस किया और जो सिमिलर चार्ज है उसको हमने अर्थ की तरफ इस्केप करा दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो अपोजिट चार्ज उसके ऊपर फॉर्म हो गया, and this process is also called as the method of induction. And the third one is called as the friction. वो तो तुमको सबको पता है already. This is the only method which can be used to charge any body which is non-conductor. Okay, non-conducting body जो होता है just like plastic या rubber या कोई भी जो चीज है उसको अगर हमको चार्ज करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमको कंडक्शन काम में नहीं आएगा, इंडक्शन काम में नहीं आएगा, फ्रिक्शन विल प्ले द रोल. तो अगर सपोज जैसे हमको पता है कि if ebonite rod is just rubbed with the fur or wool, then it becomes positive charged and fur becomes negative charged. तो यहाँ पे भी चार्जेस सेपरेशन हो जाता है, एंड उसका चार्जेस का सेपरेशन होने का तीनों केसेस में रीजन एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. रिमेंबर, whenever the electrons are transferred from one body to another body, the body which loses the electron acquires positive charge, and the body which gains electron acquires negative charge. That is a simple logic behind this here. So in case of the friction, if suppose one body is rubbed with another, then what happens is some electrons are transferred from one body to another body due to friction, and the body which loses the electrons gets positive charge, and the body which gains the electrons becomes negative charged, and that's why both of the bodies just get charged due to friction. This method works only in case of non-metals. Remember, non-metals के अंदर ये काम करता है, एंड ये दो मेथड्स जो है वो मेटल्स के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको देता हूं. मान लो कि एक दो स्पीयर्स हमारे पास है, ठीक है. अच्छा हाँ ठीक है, तो अभी सपोज एक दो स्पीयर्स हमारे पास है और वो दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल. ओके, और अभी सपोज कि इसके ऊपर अगर हमने एक चार्ज रखा हुआ है 8 कूलम, राइट, और इसके ये अनचार्ज्ड है, राइट. तो अभी इस केस में देखो ठीक से, ये पॉजिटिव चार्ज 8 कूलम का इसके ऊपर रखा हुआ है, yes, and this is just uncharged, that means charge of 0 coulomb is there on the second sphere. Okay, now if suppose we just connect these two spheres, अगर इन दोनों स्पीयर्स को हम नजदीक लाएंगे और जस्ट टच करेंगे और फिर सेपरेट कर देंगे, तो क्या होगा? आफ्टर सेपरेशन ईच ऑफ दिस स्पीयर्स विल गेट अ 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज. रिमेंबर, समझा ठीक से कैसे? क्योंकि ये स्पीयर के ऊपर 8 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है, तो जैसे उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट में लाने की वजह से क्या होगा? द चार्ज विल जस्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन बोथ ऑफ द स्पीयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस sphere will get a positive charge of 4 coulomb, and this sphere will get a positive charge once again in this way. So like that. So each of these spheres will get a positive charge of 4 coulomb because the total charge before contact must be exactly same as the total charge after the contact. Means in general, if suppose this second sphere is also having a 10 coulomb charge, suppose for example, okay, and now if we bring them in contact, देखो ठीक से, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 कूलम है और ये फर्स्ट वाला जो स्पीयर था उसके ऊपर सिर्फ 8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और अभी इन दोनों को अगर हमने कांटेक्ट में लाया और डिटैच किया, so both of them will also get a positive charge, no doubt, but how much positive charge will be obtained by both of these two? Can you tell me? Yes, very good. 9 coulomb each, because 8 plus 10 is going to be 18. 18 coulomb charge is there in a total before contact, but as soon as they make a contact, the charge on them will just get equally divided,
and that's why each of them will get a 9 coulomb charge in this way. Okay, getting this concept? देखो, in general, if we say this first sphere is having a charge of q1 and the second one is having the charge of q2, and suppose if both of these spheres are just touched to each other, then each of these two will get a charge of q1 plus q2 upon 2, and here also q1 plus q2 upon 2. Okay, this can be called as a q1 dash, and this one will be called as q2 dash. q1 dash and q2 dash are just going to be the charges after contact. Okay, इनको टच करने के बाद जो चार्जेस उनके ऊपर फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे q1 dash और q2 dash है. So what is q1 dash and q2 dash is going to be q1 plus q2 upon 2 and q1 plus q2 upon 2. Remember, but remember one thing here, this will happen only and only when both of these pairs are identical. Remember, this is a very important point, otherwise you can get a confusion. Identical spheres, okay, identical in the sense their radii must be same. If this is radius of radius r, then this must also be radius of a radius r. So that means both of them must be of the same size, not of different size. ठीक है, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग नहीं होना चाहिए. अगर अलग अलग है तो उस केस में क्या होता है वो भी हमको देखना है अभी 2 मिनट के बाद. लेकिन उसके पहले मुझे ये तुमको कंसेप्ट समझा है कि नहीं ये चेक करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस पूछने दो. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. सपोज दिस फर्स्ट स्फीयर इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, ओके, एंड द सेकंड वन इज हैविंग द चार्ज ऑफ -4 कूलम. नाउ जस्ट टेल मी what should be the charge acquired by both of these pairs after contact? Yes, yes, very good Tanvi, very good. Prashant, yes. Okay, see here, why? Because 10 coulomb and -4 coulomb, both of these combined together become 6 coulomb, correct hai? And this 6 coulomb will just be divided into 2 equal parts. So this 6 coulomb will get divided in 2 equal parts, and that will be 3 and 3 each. जरूरी नहीं, देखो, they need not to be of same material, okay, but they need to be of conducting material. Compulsorily it should be conducting material. Okay, means metal होना चाहिए वो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नॉन कंडक्टर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. चलो, ये समझा ठीक से? ठीक है, अभी और एक यस, चलो ठीक है. तो दिस इज द कूलम्स लॉ. ऑलरेडी वी हैव सीन इट इन द रेगुलर सेक्शन, but here remember the one thing. If suppose these two charged particles are replaced by the spheres here, तो ये दो स्पीयर्स के द्वारा अगर इनको हम रिप्लेस कर दिया तो जिनके ऊपर पॉजिटिव Q1 एंड Q2 चार्ज है सपोज, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? व्हाट इज दिस R हियर? दिस R विल एक्चुअली बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. रिमेंबर, तो इनके सेंटर्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है तो वो हमको यहाँ पे R डिनोट करना होता है. सो व्हेनेवर द टू स्पीयर्स आर देयर इन दिस इन द स्पेस, तो उस केस में हमको इनके बीच में का सेंटर्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, ना कि उनके सरफेस के बीच में का डिस्टेंस. ठीक है, नहीं तो कोई लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं. इट्स रॉन्ग, दैट इज नॉट टू बी डन, रिमेंबर. एंड ऑल्सो दैट दिस फैक्टर हियर, ये जो फैक्टर k है, ये k किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये जो मीडियम है उसके आसपास का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसमें देखा जाता है कि k का जो वैल्यू है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द परमिटिविटी, विच इज सिंपली 1/4 pi epsilon naught into, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k which is going to be 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught stands for the permittivity of the free space और vacuum. तो इस तरह से epsilon naught जो है उसको हम बोलेंगे permittivity of ओके वैक्यूम. वैक्यूम का परमिटिविटी जो होता है तो ये हम इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं. और अगर कोई दूसरा कोई भी मीडियम अगर उसके बदले आ गया तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हमको ये परमिटिविटी जो है वो चेंज करना पड़ेगा.
उस मीडियम का परमिटिविटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो उस केस में जो कांस्टेंट जो है वो बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन ओनली, where epsilon is called as the permittivity of that medium. Remember, so here we can see that this epsilon stands for the permittivity of medium, whichever is under consideration. Just like अगर suppose दो charges है, उनको अगर हमने वैक्यूम में रखा है, तो जितना भी उनके अंदर फोर्स एक्ट होगा, उतना ही फोर्स जब उनको हम पानी में रख देंगे या दूसरे किसी मीडियम के अंदर जब रख देंगे, तो उतना फोर्स काम नहीं करेगा। सो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मीडियम। तो उस मीडियम का जो एबिलिटी होता है टू रिस्ट्रिक्ट द चार्जेस टू इंटरेक्ट बिटवीन देम, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज दिस परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो जितना ज्यादा थिकर मीडियम या जितना ज्यादा डेंसर मीडियम हम यूज करेंगे, तो उतना ज्यादा परमिटिविटी भी बढ़ेगा। याद रखो, जैसा कि अलग अलग जो मीडियम्स है, जैसे कि सपोज पैराफिन ऑयल जो होता है, मतलब अल्केन का एक टाइप है, वो अल्केन के कुछ मेंबर्स को पैराफिन बोलते हैं। तो पैराफिन का जो परमिटिविटी है, इट इज एक्चुअली 28 टाइम्स ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिमेंबर, इवन वाटर जो होता है, वाटर, तो वाटर का जो परमिटिविटी है वो एक्चुअली 81 टाइम्स होता है एज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो देखो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ हम कंपेयर करते हैं, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है, ये बताने वाला नंबर, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखो ठीक से, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ दिस इप्सिलॉन टू इप्सिलॉन नॉट is actually called as the dielectric constant. Just like here we can see the paraffin has its permittivity 28 times of the permittivity of vacuum. What does it mean? The dielectric constant of paraffin is 28 simply, and what is the dielectric constant of water? It is going to be 81, like this. So in the same way we can find out the dielectric constant of different media by using the fact that how many times the permittivity of that medium is with respect to the permittivity of vacuum in this way. तो ये यहाँ पे मैटर करता है, इसको याद रखो ठीक से, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ permittivity and the concept of dielectric constant. See here we can see this dielectric constant from another point of view. देखो, जब दो कंडक्टर्स या दो स्पीयर्स चार्जेस अगर सपोज वैक्यूम में रखे हैं, तो उनके अंदर कितना फोर्स एक्ट होता है, तो हमको पता है ऑलरेडी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट है। और अगर उसी डिस्टेंस पे उनको, उन्हीं चार्जेस को अगर हमने किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाके रख दिया, तो उसमें कितना फोर्स एक्ट होगा, उसको हम बोल देंगे FM, दैट इज द फोर्स इन मीडियम, which will actually be equal to 1/4 pi epsilon only into Q1 Q2 upon R square, correct है। And now if we just take the ratio of these two forces here, तो यहाँ पे अगर हमने इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो हमको क्या मिलेगा, देखो F0 upon FM comes out to be, everything else just gets cancelled and we are left with this 1 / epsilon naught divided by 1 / epsilon, which can also be written as epsilon upon epsilon naught, which is going to be K actually. And this we can see that the F0 upon FM is also defined as the K. That means the permittivity of a medium can be defined as the ratio of the force that acts between the two charges kept at some distance when they are placed in vacuum to the force that acts between them in the when they are kept in the same distance in another medium. Okay, so ratio of F0 to FM is called as K, that is called as dielectric constant. तो अगर हमको किसी भी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर पता चल जाता है, तो तुरंत उसका परमिटिविटी भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको वैक्यूम का जो परमिटिविटी है वो ऑलरेडी पता है। द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हैपेंस टू बी सिंपली 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट। देखो उसका उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, so this is actually going to be the permittivity of vacuum, remember. And if suppose that some medium has its dielectric constant 2, then its permittivity will be just double of this. If the dielectric constant of a medium is 8, then the permittivity of that medium will just be 8 times of this. And along with that, we can just get the formula for finding the force acting between the two charges when they are kept in any another medium other than vacuum will be actually into
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन उसके साथ में ये जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इप्सिलॉन के बदले हम इप्सिलॉन नॉट इंटू के डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू इज गोइंग टू बी के। So we can say this is simply that epsilon is going to be epsilon naught into k. So if we just replace this value of epsilon here by epsilon naught into k, then we can get this equation as a final. So this is called as the permittivity of medium. This is called as the force acting between the two charges when they are kept in a medium. Remember. और देखो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो ठीक से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, what is electric intensity and what are its properties you have to see now. Basically electric intensity is nothing but the strength of electric field at any point. Remember, if suppose we have a positive charge here, then the electric field will be spread in this around this region in this way. तो अलग अलग डायरेक्शन में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ होगा, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट if suppose a small test charge is kept here at this point, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा कि as soon as it is put here and set free, it will just move in the direction of opposite to this charge. So along the line of this line joining these two charges, this charge will just run away and move in this direction because of some force acting on it in this direction. So whatever force acts on this charge per unit charge here, if suppose this charge is going to be Q naught, then the force upon charge acting on any test charge kept in any medium is called as the electric intensity at that point of that medium. Okay, तो अगर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, F को Q naught से डिवाइड कर देंगे. Okay, if suppose we want to find out the electric intensity at this point here, okay, so what we will do is we'll just put a small positive charge here also, and suppose it is Q naught. Now we'll just measure the force between these two charges, means force acting on this charge due to this central charge here. So suppose it is F2, okay, ये force F2 है और Q naught is the charge, then the electric intensity at this point here will also be in the same direction, that will be denoted by E2, which will actually be equal to this F2 divided by Q naught in this way here. So at any point we can find out the electric intensity just by using this concept. What is electric intensity at any point? It is the force acting per unit charge. Remember, whenever the charge is kept at this point, it experiences some force, and that force divided by the charge will act as a intensity, which will represent the strength of electric field at that point. It is the vector quantity. Remember, okay, it has magnitude as well as direction. Magnitude तो हमको पता चल गया इतना होता है, लेकिन डायरेक्शन कितना होगा उसका? डायरेक्शन जो है it is along the line joining these two charges, and at the same time this direction must be away from the charge if the central charge is positive, and it should be towards the charge if the central charge is negative, because this test charge is always going to be positive. And once we find out the electric intensity at this point here, we no longer need this test charge. Okay, test charge is needed only in order to find out the electric intensity at this point. Once we find electric intensity, we can just throw away this test charge and just use this value of electric intensity at any point in this way. But as we already know that the force between these two charges is actually going to be 1/4 pi epsilon naught into Q naught upon R square, correct है? And if we just divide this whole thing by Q naught, simply ये जो Q naught है, तो ये Q naught और Q naught will just get cancelled, and what we are left with is the formula for electric intensity, which is going to be simply this much only. Okay, so that is 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square. So this is actually the formula for electric intensity. And if you want to find out its magnitude, तो magnitude के लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो एक यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करेंगे,
अभी समझो ये इस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं. So the unit vector will be directed along the line joining this point and this point here. So this unit vector will be denoted by r naught bar, okay, or r naught cap we can say. So if we consider it as r naught cap, then we can just have this electric intensity in terms of magnitude and direction like this. So it will be 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square. This whole thing is to be accompanied by r naught cap, where r naught cap stands for a unit vector which is directed from this central charge and the test charge like this. Okay, but if suppose this charge itself, central charge itself is negative, then a minus sign will come here, and because of that minus sign, the direction of electric intensity will be opposite to this r naught bar. That means it will be just directed inwards, okay, or towards the central charge we can see. That means if there is a positive charge, then its electric intensity is directed away from this charge and along the radius and away from the center here in this way. And if suppose there is a charge negative, central charge is negative, then the electric intensity at any point will just be directed along the radius and towards this negative charge here in this way. Okay, so this is all about the concept of electric intensity. Remember, we have to elaborate this concept in more detail in next lecture tomorrow. Okay, so let us stop this lecture here. Thank you all of you.